वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टर कनेक्टेड इन एसी सर्किट का डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, उसका सर्किट डायग्राम, डेरिवेशन, ठीक है, उसके बाद हमने फेज़र डायग्राम लिया था। ठीक है, उसका एनालिसिस किया। तो इस तरह से हमने टोटल 2 पैसिव एलिमेंट्स के हमने लास्ट के लेक्चर में स्टडी किया था। फर्स्ट जो था व्हेन अ रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड इन एसी सर्किट, तो उसका भी हमने डेरिवेशन, उसका डायग्राम लिया था हमने। उसके बाद फेज़र डायग्राम का स्टडी किया, एनालिसिस किया। देन उस पर हमने प्रॉब्लम्स देखे। ठीक है, देन उसके बाद हमने व्हेन इंडक्टर इज़ कनेक्टेड इन एसी सर्किट उसका डायग्राम का स्टडी किया था कि किस तरह से हम इंडक्टर कनेक्ट करते हैं एसी सर्किट में। उसके बाद उसका डेरिवेशन लिया हमने। ठीक है, रिएक्टेंस कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने फेज़र डायग्राम लिया उसका। ठीक है, करंट एंड वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है उसका एनालिसिस किया। एंड उस पर हमने प्रॉब्लम देखे लास्ट लेक्चर में, किस तरह से रिएक्टेंस कैलकुलेट होता है एक्सेल। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के लिए। तो उस पर हमने प्रॉब्लम स्टडी किए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अभी जो हमारा थर्ड रिएक्टिव कंपोनेंट है दैट इज़ अ कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में बेसिकली देयर आर 3 पैसिव एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स: रेजिस्टेंस फर्स्ट, सेकंड इंडक्टर एंड थर्ड इज़ द कैपेसिटर। तो एसी सर्किट में आपको तीनों का डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, एंड उस पर प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं एंड उसका फेज़र डायग्राम भी स्टडी करना है। तो 2 हमारे एक्चुअल हो चुके, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम थर्ड जो कंपोनेंट है कैपेसिटर, व्हेन कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड इन एसी सर्किट हाउ इट विल बी बिहेव, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे एंड हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो ये जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज़ अ सी पार्ट, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर एंड कैपेसिटर इज़ वन ऑफ द रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, और इट कैन से दैट इट कैन बी अ passive element in a electronics. Okay, so यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, when a capacitor C is connected across an AC source. ठीक है, this is AC source, इसलिए यहाँ पे साइनोसाइडल सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, in a circular, so that is the notation for AC source and capacitor is a reactive component. It can be shown by 2 parallel plates. Okay, तो दोनों पैरेलल प्लेट्स का साइज़ सेम होना चाहिए, मीन्स जो लेंथ है दैट कैन बी अ सेम। सो दैट इज़ द सिंबल फॉर अ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के भी अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, पोलर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, सो दिस इज़ द सिंबल फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कैपेसिटर के अक्रॉस एसी वोल्टेज को कनेक्ट किया है। सो दैट इज़ अ सिंपल फिगर एंड एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। सो लेट अस कंसिडर अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस सी। तो उसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज सी कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स। ई इज़ अ एसी सोर्स, ई मीन्स EMF and voltage both are same. Okay, with an EMF having instantaneous value E is equal to E0 sin omega t. ठीक है, तो ये आपको पता है कि हमारा ये बेसिक वोल्टेज का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ साइनोसाइडल वेवफॉर्म। ठीक है, सो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। सो दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये बेसिक्स है। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होगा, एक जो प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, बिकॉज दिस इज साइनोसाइडल सिग्नल। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, दैट व्हेन वी आर स्विंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ साइकिल। ठीक है, तो कुछ इंस्टेंट के लिए पॉजिटिव साइकिल है, देन सेकंड इंस्टेंट के लिए नेगेटिव साइकिल है, अगेन इट विल बी अ पॉजिटिव, अगेन इट विल बी अ नेगेटिव। तो ये जो प्लेट्स है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इंस्टेंट के लिए अगर प्लेट 1 पॉजिटिव है एंड प्लेट 2 निगेटिव है, तो सेकंड इंस्टेंट के लिए प्लेट 1 निगेटिव हो जाएगा, देन प्लेट 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके,
So that's why the polarity of this capacitor when it is connected to the AC source is changing. ठीक है, so that's why it is called as a capacitor, means two parallel plates separated by a dielectric material. तो कैपेसिटर का मेन काम जो है वो चार्ज को स्टोर करना है. ठीक है, इट विल स्टोर अ चार्ज. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय Q, स्मॉल q और कैपिटल Q. ठीक है, तो कैपेसिटर का मेन काम यही है कि वो चार्ज को स्टोर करता है या वोल्टेज को स्टोर करता है. ठीक है, तो अभी हम यही डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन. So the current flowing through in the circuit transfer charge to the plates of capacitor. तो हमने देखा कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ये साइनोसाइडल सिग्नल है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विच प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट 1 एंड प्लेट 2. ओके, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड पे नेगेटिव चार्ज है. एज द करंट रिवर्सेस इट डायरेक्शन इन ईच हाफ साइकिल. ठीक है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि करंट का भी जो साइकिल रहेगा, एक में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है. ठीक है, द कैपेसिटर इज अल्टरनेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज. तो इसकी वजह से ये जो चार्ज है ये आपका फर्स्ट अगर पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, देन सेकंड फर्स्ट नेगेटिव होगा, सेकंड पॉजिटिव, जैसे ये आपका साइकिल रिवर्स होता है. ठीक है, तो इस तरह से अल्टरनेटली इट कैन बी अ चार्ज एंड डिस्चार्ज व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द AC. ठीक है, सो दैट इज अ theoretical पार्ट फॉर द फिगर और एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर. ओके, व्हेन AC इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर. ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है सेकंड, ये डेरिवेशन है, हमें डिराइव करना है. Suppose Q, small q, is the charge on capacitor at any given instant of time. ठीक है, at say t is equal to 1 second. ठीक है, the charge on capacitor is Q, small q. Then the potential difference across the plates of capacitor. Potential difference means voltage. ठीक है, V is equal to Q by C. ठीक है, C is the value of capacitor and Q is the charge stored in the capacitor is your voltage. तो जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा या वोल्टेज स्टोर होगा इन कैपेसिटर, इट विल डिपेंड ऑन द चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटर. और इसको अगर मैनिपुलेट करेंगे हम, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, Q इज इक्वल टू CV. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन नंबर 2. सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर. जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर अ चार्ज. सो कितना चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर, C इंटू V. ओके, सो Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q बाय C. सो दैट इज द बेसिक इक्वेशन फॉर वोल्टेज स्टोर इन द कैपेसिटर. ओके, उसके बाद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I इन द सर्किट. ठीक है, तो जो करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहेगा, ठीक है, सो I इज इक्वल टू dq बाय dt, where dq by dt is rate of change of charge. Okay, so d by dt is the constant and q is equal to cv. Okay, so instead of writing v we can write the e. इतना ही किया है यहाँ पे. ठीक है, I is equal to dq by dt, that is the rate of change of charge with respect to time. Okay, so d by dt is constant, so taken outside and putting the value of this q, which is nothing but the q is equal to cv. So instead of v, because v is nothing but the EMF. Okay, this voltage is equal to EMF or EMF is equal to voltage, both are same. So we can put, instead of v we are putting the E later. Okay, because v is equal to E at every instant. Okay, both are the same, EMF and voltage. Okay, so that's why it is d by dt C E. Okay, so d by dt as it is C and putting the value of this E from equation number 1 जो हमने पहले देखा था. ठीक है,
इस आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया था, ठीक है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का जो वैल्यू था वो था हमारा E इज़ इक्वल टू E0। ये हमने फर्स्ट लेक्चर से ही डिराइव किया है, जहाँ पे हमने AC का बेसिक्स पढ़ा था, ठीक है, साइन वेव। सो E इज़ इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये बेसिक फार्मूला है और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, तो हमने E का वैल्यू पुट कर दिया E0 साइन ओमेगा टी इन दिस केस, ओके, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया है E का, नेक्स्ट स्टेप में E0 साइन ओमेगा टी। देन अगर इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन है आपका कॉस, ओके। सो C इंटू E0 कॉस ओमेगा टी, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप, देन E, ठीक है, 1 बाय ओमेगा सी बॉटम में जाएगा, ये जो ओमेगा है, एंड दिस C इज एट द बॉटम एंड, ठीक है, इनटू कॉस ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है। सो I इज इक्वल टू E0 divided by 1 by omega c. This omega and c will be at the bottom, multiply by cos omega t, ठीक है। So therefore in next step I is equal to E by 1 by omega c, ठीक है, because cos of omega t is nothing but the sin pi by 2 plus omega t. So we are putting the value of cos omega t as a sin omega t plus pi by 2, ठीक है। तो हमने सिर्फ cos ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया है, ठीक है, sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। Means from this equation we can say that when the current will be maximum when sin omega t plus pi by 2 is 1, ठीक है। मीन्स ये जो पार्ट है sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसका वैल्यू अगर 1 होगा, देन करंट विल बी एट द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। सो दैट I इज इक्वल टू I0, ठीक है। मीन्स इस तरह से अगर करंट का पीक है, ठीक है, सो दैट इज़ नथिंग बट द I0, ठीक है। जहाँ पे हम E0 लेते थे, ये आपका I0 है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट द पॉजिटिव पीक, बिकॉज इट इज़ पाई एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है। सो when sin omega t plus pi by 2 is 1, at that time I is I0, means there is a maximum value of the current at peak, okay. Therefore I0 is equal to E0 upon 1 by omega c, as sin omega t plus pi by 2 value is 1। तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया कि अगर sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का वैल्यू अगर 1 है, so at that time your I is equal to I0, means at the maximum peak, current is at the maximum value. So that is I is equal to E0 upon 1 by omega c is the instantaneous value or the maximum instantaneous value of current I0 is at the maximum peak. This is तो यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने, ठीक है। सो फाइनल इक्वेशन जो है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 फॉर करंट, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन AC सर्किट, ओके। तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, बिटवीन I0 एंड E0। So that is a graph of E and I versus omega t, means the instantaneous value of EMF, instantaneous value of current with respect to time omega t, okay. So that is start from 0 to pi, first peak, that is first positive peak, from pi to 2 pi, that is a negative peak, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस होगा बिकॉज इट इज़ अ अल्टरनेटिंग करंट AC वेव फॉर्म है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन
we can say that we find that in an AC circuit containing a capacitor only, the alternating current I leads the alternating voltage or EMF E by the phase angle pi by 2 रेडियन, ठीक है, एज शोन इन अबोव फिगर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, ठीक है, आपकी when a capacitor is connected in AC circuit the current I leads, ठीक है, तो करंट स्टार्ट हो रहा है पहले ही एज कम्पेयर टू द वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे हम अलग लाइन से मार्क करते हैं। सपोज योर वोल्टेज इज स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे रेड मार्क किया है मैंने, ठीक है, एंड द ग्रीन मार्क फॉर द करंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑन वाई एक्सिस करंट विल स्टार्ट अर्लियर, पहले ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड योर वोल्टेज विल लैग्स बिहाइंड द करंट, बाद में स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। सो मीन्स इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि आई लीड मीन्स आई आगे, करंट विल लीड बाय द EMF बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सो दैट इज़ पाई बाय 2 रेडियंस बिटवीन दिस ज़ीरो एंड दिस ज़ीरो क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, सो दैट इज़ पाई बाय 2 बिटवीन करंट एंड EMF, मीन्स करंट आगे एज कम्पेयर टू द EMF E इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो इंडक्टर लिया था, इंडक्टर में उल्टा था, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक है, मीन्स वहाँ पे इस तरह से था, वोल्टेज आपका स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से एंड करंट आपका स्टार्ट हो रहा है निगेटिव एंड से, इस तरह से। तो ये आपका I0 था एंड दिस इज E0, ठीक है, ये I0। तो करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था आपका, बॉटम से, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लैग था क्योंकि वोल्टेज पहले स्टार्ट हो रहा था ज़ीरो से, उसके बाद आपका करंट स्टार्ट हो रहा था। मीन्स वी कैन से दैट इन केस ऑफ इंडक्टर करंट विल लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है, मीन्स पाई बाय 2, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर उसका एकदम अपोजिट है, द करंट आई लीड्स मीन्स पहले स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव एंड से, ठीक है, एज कम्पेयर टू द EMF E0, ठीक है, बाय एन फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री सेम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो तीनों का जो समरी है उसका मैं एक चार्ट आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है, जिसमें व्हेन रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू AC और सेकंड जो रहेगा व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ AC एंड थर्ड व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू AC। उसमें जितने भी आपके फॉर्मूलेज है बेसिक उसका लिस्ट रहेगा, उसका फेज एंगल किस तरह से होगा उसका डिस्क्रिप्शन तीनों के लिए दिया रहेगा। मीन्स कंपेरेटिव स्टडी होगा तीनों भी कंपोनेंट्स का, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द AC। जैसे आपको रेजिस्टर में पता है कि रेजिस्टर विल बिहेव सेम व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन AC एज वेल एज इन DC। उसका एक ही काम है, इट अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो उस कंडीशन में जो फेज एंगल था वो 0 डिग्री था, ठीक है, हमने देखा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। I and E0 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके, एंड द फेज एंगल विल बी 0, ठीक है। इसी तरह से इंडक्टर में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है बिटवीन I एंड E0, बट करंट I लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, मीन्स करंट पीछे एज कम्पेयर टू द EMF E इन केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में करंट जो है वो आगे, करंट I लीड्स द अल्टरनेटिंग वोल्टेज EMF बाय एन फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट विल बी अ पाई बाय 2, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तीनों में। तो आपको एक चार्ट में बाद में प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो, ठीक है। एंड प्लीज़ फिज़िक्स के लिए एक अलग से बुक लगाइए क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस डेरिवेशन पार्ट भी है, ठीक है। तो आपका खुद का एक नोट्स बनाइए। जैसे अभी ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है AC सर्किट का, तो हमने पहले पढ़ा कि क्या बेसिक्स है AC के, AC क्या होता है, DC क्या होता है, AC का वेव फॉर्म, DC का वेव फॉर्म, देन AC के हमने पैरामीटर्स लिए, ठीक है।
कि एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, एफ इज़ इक्वल टू 1/t फार्मूला लिया है बेसिक हमने, वेवलेंथ क्या होता है। तो ये सभी चीज़ों का डेफिनेशन फार्मूला आप लिख के रखिए, ठीक है। उसके बाद हमने फेज़र डायग्राम पढ़ा क्या होता है, उसके बाद आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, क्या डेफिनेशन है। तो ये आपके लैंग्वेज में सब बेसिक आप लिख के रखो, ठीक है। उसके बाद हमने जो तीनों कंपोनेंट्स है, तो ए कंपोनेंट हमने रजिस्टर देखा, व्हेन रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू द एसी वोल्टेज, तो उसका जो बेसिक डायग्राम है, डेरिवेशन है, उसका जो फॉर्मूला है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। सेकंड हमने इंडक्टर इज़ कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज, उसका हमने फिगर लिया है, डेरिवेशन लिया है, उसके जो फॉर्मूले से उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो वो एग्जांपल्स आप वहाँ पे लिखिए। अभी हमने आज के वीडियो लेक्चर में कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज, तो उसका हमने बेसिक्स पढ़ा, फिगर लिया है, डेरिवेशन लिया है, ठीक है, फेज डायग्राम लिया है। तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो वॉच करने से आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम बुक के ऊपर। तो जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फार्मूलाज भी पता नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो से देख के लिखते हो तो आपको सब आएगा फार्मूला, बट आप जब खुद लिखने जाओगे तो उसमें समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आप सॉल्व कीजिए, आपको नेट पे भी मिल जाएगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसका ट्राई कीजिए, तो ही प्रैक्टिस से ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्योंकि क्या वैल्यूज़ अलग अलग चेंज होंगे। यहाँ पे हमने 2 प्रॉब्लम लिए, पेपर में हो सकता है कुछ अलग वैल्यूज़ आ जाए, फॉर्मूले वही रहेंगे, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, बट ओनली वैल्यूज़ आर चेंजिंग, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा। तो उसके लिए हम फिज़िक्स के लिए आप एक बुक बनाइए सेपरेट, एंड उसमें आप नोट्स लिखिए आपके, जैसे जैसे हमारे ये टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम फेज़र डायग्राम कैपेसिटर के लिए, व्हेन कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द एसी, ठीक है। तो ये फेज़र डायग्राम दिया है आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए। द फेज़र डायग्राम रिप्रेजेंटिंग पीक ईएमएफ मेक्स एन एंगल ओमेगा टी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका ई दिया है वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो इट विल मेक द एंगल ओमेगा टी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। सो दैट इज़ द पीक ईएमएफ मेक्स एन एंगल ओमेगा टी विथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया है ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है। सो इन दैट एज वी से दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। जो हमने अभी स्टडी किया डेरिवेशन में, करंट जो है आपका आगे, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, वोल्टेज मीन्स ईएमएफ। द फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द I0 करंट इज टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई ये क्या किया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया है E0, ठीक है, क्योंकि करंट जो आपका लीड हो रहा है बाय 90 डिग्री विथ वोल्टेज, वोल्टेज से आगे करंट, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग E0, ठीक है। तो इसलिए आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। द प्रोजेक्शंस ऑफ दिस फेजर ऑन वर्टिकल एक्सिस गिव्स एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E एंड I। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है, तो इसमें E एज वेल एज ये आपका जो है I, ठीक है। सो दिस इज I, एंड दिस इज द फेज एंगल E0 विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, सो दैट इज E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा बेसिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था कि I0 इज साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि करंट जो है वो लीड है, दैट्स वाई ये साइन आपका प्लस है। करंट लीड्स बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, करंट 90 डिग्री आगे एज कंपेयर टू द वोल्टेज E0, दैट्स वाई
ये आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, लीड मीन्स प्लस, ठीक है। अगर लैग होता तो यहाँ पे माइनस आता था, जैसे इन केस ऑफ हमने इंडक्टर में लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे करंट लैग्स था, यहाँ पे करंट क्या है, लीड विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। सो दैट इज़ द समरी ऑफ दिस फेजर डायग्राम, ठीक है। क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कैपेसिटर पे, तो उसमें अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का आपको बोला है तो आपको ये सब बेसिक पता होना चाहिए कि करंट लीड है या करंट लैग है बाय वोल्टेज, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे आगे के टॉपिक्स लेंगे, जैसे कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैपेसिटर्स पे, जिस तरह से हमने इंडक्टर पे प्रॉब्लम्स लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम कैपेसिटर पे प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, देन वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक LCR, मीन्स इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, तीनों का कंबाइन सर्किट हम देखेंगे एंड उस पर भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।